स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर के साथ, दैट इज किंगडम फंगाई। बेटा ध्यान से देखना, 2 जूम क्लासेज मैं आपकी लूँगी, इसके बाद एक और क्लास होगी। तो बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट फंगाई का मैं करा रही हूँ, ध्यान से देखो। जो फंगाई है इसको कहा जाता है मोस्ट डाइवर्स ग्रुप। ये मॉर्फोलॉजिकली और हैबिटेट वाइज सबसे डाइवर्स ग्रुप है। सबसे ज़्यादा डाइवर्स किंगडम कौन सा है आपका? फंगाई। इसके अंदर आपको 1 लाख स्पीसीज देखने को मिलती हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, एक वर्ड आता है जो फंगाई से रिलेटेड है, वो वर्ड क्या है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फंगाई। बट अब माइको वर्ड होता है फंगाई से रिलेटेड, तो माइकोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ फंगाई। फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? मेटचैले। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी है बेटा डी बैरी। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी है डी बैरी। और फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी है बी मुंडकर। और कई बुक्स में आपको इजे बटलर भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो इनमें से जो भी ऑप्शन आता है आप उसको क्लिक कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है टर्म फंगाई किसने दिया है? टर्म फंगाई वाज गिवन बाय गैस्पार्ड बोहिन। तो ये कुछ साइंटिस्ट के नाम थे, आप याद करोगे तो इजीली आपको याद हो जाएंगे। अब हम आते हैं फंगाई किंगडम के कैरेक्टर्स के ऊपर के। तो सबसे पहला कैरेक्टर आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम सबसे पहले बात कर चुके हैं कि इट कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ये एक यूनिक किंगडम है किसका? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसके सारे के सारे मेंबर कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक में भी क्या होता है बेटा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है। हमने पहले भी डिस्कस किया है डाइजेशन कैसा होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है, क्योंकि जो बॉडी होती है वो क्या करती है? फूड के ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्प्रिंकल करती है। बॉडी से बाहर ही फूड का डाइजेशन होता है, और उसके बाद सिर्फ सोल्यूबल मैटर को या डाइजेस्टेड मैटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनके अंदर एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। कैसा होता है? एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमने एनसीईआरटी तो सिर्फ इतना ही बता रही है कि ये एक यूनिक किंगडम है हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का, लेकिन वो क्या होता है हमने डिस्क्राइब कर दिया। अब हेट्रोट्रॉफिक मोड में इसमें अलग अलग टाइप की कंडीशंस पाई जाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मोस्ट ऑफ की, तो वो सैप्रोट्रॉफिक मोड को फॉलो करते हैं। हालांकि कुछ पैरासिटिक भी होते हैं और कुछ सिम्बायोटिक भी होते हैं। अब सैप्रोट्रॉफिक में हमने बता ही दिया कि जो भी ये क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर, दे एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। डेड सबस्ट्रेट से क्या करते हैं? सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि डाइजेशन तो कैसा हो रहा है? एक्सटर्नल हो रहा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन हो रहा है, और सिर्फ उसके बाद डाइजेस्टेड मैटर को एब्जॉर्ब करे, तो वो डाइजेस्टेड मैटर क्या होगा? कोई सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर होगा। ठीक है, फंक्शन की बात करें, सैप्रोट्रोफ्स जो है दे फंक्शन एज डीकम्पोजर। सैप्रोट्रोफ जो फंगाई होते हैं वो मोस्टली किसका काम करते हैं? वो डीकम्पोजर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? डीकम्पोजर, अलोंग विद सर्टेन बैक्टीरिया। क्योंकि कुछ बैक्टीरिया भी डीकम्पोजर का काम करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हमने पढ़े थे वहाँ पे कि वो डीकम्पोजर का काम करते हैं, तो उनके साथ मिलकर के ये भी किसका काम कर रहे हैं? डीकम्पोजर का काम कर रहे हैं। अब डीकम्पोजर क्या करते हैं बेटा? ऑर्गेनिक फूड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वापस इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इसका मतलब बायोजियोकेमिकल रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? बायोजियोकेमिकल रिसाइकलिंग में हेल्प करेंगे। अब सैप्रोट्रॉफिक मोड को फर्दर हम
दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सी कैटेगरी है? ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट। अब यहाँ पर वैसे ही वर्ड है, फैकल्टेटिव वर्ड जिस भी वर्ड के आगे लग जाता है इसका मतलब वो मोड कैसा है? ऑप्शनल है। नॉर्मली तो ये कैसे है? सैप्रोट्रॉफिक है, लेकिन जब सैप्रोट्रॉफिक कंडीशंस अवेलेबल ना हो तब ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं। जबकि ऑब्लिगेट वर्ड जिस भी वर्ड के आगे लगता है इसका मतलब वो स्ट्रिक्ट उसी मोड को फॉलो करते हैं। तो ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट का मतलब है कि वो सिर्फ सैप्रोफिटिक मोड को फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपके आ जाएंगे। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा बोल रही हूँ। म्यूकर, राइजोपस एंड एगैरिकस। म्यूकर, राइजोपस एंड एगैरिकस। इसी तरीके से फैकल्टेटिव पैरासाइट जो है उसके एग्जाम्पल आ जाएंगे फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम एंड पेस्टलोशिया, पेस्टलोशिया। ठीक है, तो ये तो था आपका सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम बात कर लेते हैं सिम्बायोटिक मोड की। तो सिम्बायोटिक मोड कैसा होता है बेटा? मैंने पहले भी बताया, प्लस प्लस इंट्रैक्शन होती है। प्लस प्लस इंट्रैक्शन का मतलब है कि यहाँ पर जो दो इंडिविजुअल्स हैं दोनों को बेनिफिट होता है। दोनों को क्या होता है? बेनिफिट होता है। इसलिए इस इंट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? प्लस प्लस इंट्रैक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लस प्लस इंट्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें फर्दर आप कैटेगराइज कर सकते हो कि जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है उसके दो एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, एनसीईआरटी ने भी दिए हैं। पहला है लाइकन और दूसरा है माइकोराइजा। लाइकन के अंदर हमने पहले भी बताया था कि एल्गी और फंगाई के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है। ठीक है, एक्चुअल में इसको पहले तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहा गया, लेकिन जैसे जैसे हमने इसमें डिटेल में स्टडी की तो हमें पता चला कि लाइकन में फंगाई जो है वो डोमिनेट करता है। फंगाई क्या करता है? डोमिनेट करता है। तो इसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहने की बजाय ज़्यादा बेटर क्या रहेगा कि इसको हम क्या कहें? हैलोटिज्म या मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप बोले। क्या बोले? मास्टर एंड स्लेव रिलेशन। आपसे पूछ सकता है कि कौन डोमिनेट करता है लाइकन में, तो कौन करता है? फंगाई डोमिनेट करता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। कॉमनली तो हम इसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं, लेकिन और डिटेल में जाएंगे। अगर कहीं पे हैलोटिज्म या मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप दिया हो तो आपको इसको टिक करके आना है। इसी तरीके से जो माइकोरहिजा है, माइकोरहिजा में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है फंगाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। फंगाई और हायर प्लांट्स की रूट्स के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है। ठीक है, तो ये अलग से सेपरेटली भी आपको डिटेल में पढ़ने हैं। एनसीईआरटी का लाइकन का पार्ट मैं बता चुकी हूँ आपको पहले ही एनसीईआरटी के साथ। अब हम आते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लेकर के। तो पैरासाइट का मतलब क्या है कि इसमें मैंने बताया था प्लस माइनस टाइप की इंट्रैक्शन होती है। प्लस माइनस टाइप की इंट्रैक्शन क्या है कि एक को बेनिफिट होता है और एक को क्या होता है? लॉस होता है। ठीक है, तो ये जिसको लॉस किसका होता है उसको हम कहते हैं होस्ट, और जिसको बेनिफिट होता है उसको हम कहते हैं पैरासाइट। तो ये किसके ऊपर एक्ट करते हैं ये पैरासाइट? मेनली जो फंगल पैरासाइट होते हैं दे डिपेंड अपॉन प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन भी। ठीक है, तो ये प्लांट और एनिमल किसका काम करेंगे? इनके केस में होस्ट का काम करेंगे। एक चीज और ध्यान रखना, पैरासाइट होस्ट से अपना नरिशमेंट लेगा। तो होस्ट से अपना नरिशमेंट लेने के लिए पैरासाइट एक स्पेशल स्ट्रक्चर को डेवलप करता है जिसको हम कहते हैं होस्टोरिया। तो दे ऑब्टेन नरिशमेंट विद द हेल्प ऑफ होस्टोरिया। किसकी हेल्प से नरिशमेंट लेते हैं? होस्टोरिया की हेल्प से नरिशमेंट लेते हैं। अब बेटा हम क्या करते हैं, जो आपका फंगाई का पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको फर्दर दो कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे, ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या है?
ऐसे पैरासाइट जो स्ट्रिक्टली कौन से मोड को फॉलो करेंगे, पैरासिटिक मोड को, मतलब जो सिर्फ पैरासाइट के तौर पर ही सरवाइव करते हैं, अगर उनको होस्ट ना मिले तो इनकी डेथ हो जाती है। इसकी एग्जाम्पल है बेटा आपके, एक तो आ जाएगा पक्सीनिया जो रस्ट फंगाई है आपका, और दूसरे एग्जाम्पल आ जाएगा सिनकाइट्रियम। इसी तरीके से बेटा जो फैकल्टेटिव सैप्रोट्रोफ है, फैकल्टेटिव वर्ड आते ही मतलब क्या है, ये तो इसका ऑप्शनल मोड है। ऑप्शनल मतलब मजबूरी में ये सैप्रोफाइट की तरह बिहेव करता है, नॉर्मली तो कैसा होता है, पैरासिटिक होता है, नॉर्मली कैसा होता है, पैरासिटिक होता है, ठीक है। तो इसके इसलिए इसको हमने सैप्रोट्रोफ, फैकल्टेटिव सैप्रोट्रोफ पैरासिटिक मोड का पार्ट है, क्योंकि ये नॉर्मली तो पैरासिटिक होता है। तो इसके एग्जाम्पल आ जाएगा फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा, ठीक है। तो ये था हमारा हैबिटेट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर इसका कैटेगराइजेशन। अब हम आगे लेते हैं, ध्यान से देखना। नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट जो कि एनसीईआरटी का पॉइंट है। पहले एनसीईआरटी का पॉइंट की बात करेंगे, फिर डिटेल में चलेंगे। एनसीईआरटी ने लिखा फंगाई शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ये मैंने पहले भी बताया, ये चीज़ ध्यान रखना, मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं, ठीक है। या सिंपली भी हम कह सकते हैं कि मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है। अब हैबिटेट में कैसे, हमने कहा कि फंगाई की हैबिटेट कैसी होती है, दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन अकरेंस। कॉस्मोपॉलिटन मतलब फाउंड एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब एयर में भी आपको मिलेंगे, वाटर में भी आपको मिलेंगे, सोइल में भी आपको फंगाई मिल जाएंगे, और इवन प्लांट की बॉडी के अंदर बाहर, ऐसे ही एनिमल्स में भी आपको मिल जाएंगी। तो ये हर जगह हमें मिलते हैं, इसलिए इनकी अकरेंस को हम क्या कहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। हालांकि इनकी जो मोस्ट प्रेफर्ड हैबिटेट होती है, दे प्रेफर टू ग्रो ऑन, ये भी एनसीईआरटी का पार्ट है, किसके ऊपर प्रेफर करते हैं, वार्म एंड ह्यूमिड एरिया के ऊपर, वार्म एंड ह्यूमिड एरिया को प्रेफर करते हैं ये ग्रो करने के लिए। और मोस्ट यूजुअल हैबिटेट इनकी कौन सी होती है, जहाँ पे कॉमनली आपको फंगाई मिलते हैं, ये होती है बेटा वेट सोइल which is rich in humus, which is rich in humus। ऐसी वेट सोयल जो ह्यूमस में रिच होती है, ये इसकी मोस्ट यूजुअल हैबिटेट होती है। अब हम आते हैं बॉडी फॉर्म को लेकर के, किसको लेकर के, बॉडी फॉर्म। तो बॉडी फॉर्म में एनसीईआरटी ने भी बताया कि मोस्ट ऑफ द जो फंगाई है, मोस्ट जो फंगाई है, दे आर फिलामेंटस। फिलामेंटस मतलब लॉन्ग थ्रेड लाइक है, दैट मीन्स कैसे होंगे, मल्टी सेल्यूलर होंगे। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने डिस्कस किया था कि मल्टी सेल्यूलर के साथ साथ लूज टिश्यू बनाते हैं। कैसे टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू की ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल तक का हो जाता है, लेकिन ये लूज टिश्यू बनाते हैं। कैसा टिश्यू बनाते हैं, लूज टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन हमने बताया था, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, ईस्ट को छोड़कर। ईस्ट जो है फंगाई है, लेकिन ये बेटा यूनिसेल्यूलर होता है। कैसा होता है, यूनिसेल्यूलर, ठीक है। अब हम आते हैं इनकी बॉडी को लेकर के। तो हमने कहा था फंगाई की जो बॉडी है वो किसकी फॉर्म में होती है, हाइफे की फॉर्म में या माइसिलियम की फॉर्म में। ये एनसीईआरटी का पार्ट था। तो हाइफे क्या होते हैं बेटा, बॉडी ऑफ फंगस कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लैंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग स्लैंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या कहते हैं, हाइफे कहते हैं। और हाइफे क्या होता है, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ फंगाई, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ फंगाई, ठीक है। नेक्स्ट आता है, एक चीज ध्यान रखना, हाइफे जो होते हैं ना बेटा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको ध्यान रखनी है कि जो हाइफे, तो हाइफे जो होता है ना बेटा,
ये चीज ध्यान रखना, इट शो एपिकल ग्रोथ। हमेशा हाइफे का जो एपिकल पार्ट होता है, टिप पार्ट होता है, वो हमेशा ग्रोथ करता है। ग्रोथ कहाँ पे होगी? इसके एपेक्स पे होगी। तो एपिकल ग्रोथ शो करता है। और हाइफे जो होता है वो एक्लोरोफिलस होता है। ये तो हमें पता ही है कि फंगाई जो है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि फंगाई एक्लोरोफिलस होते हैं। कैसे होता है? एक्लोरोफिलस। और सिनोसाइटिक हाइफे हमने बताया था कि अगर न्यूक्लियर डिवीजन हो जाए लेकिन उसके बीच में सेप्टा की फॉर्मेशन ना हो, तो वो कंडीशन कैसी हो जाएगी? हाइफे आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से फिल्ड हो जाएगा। और उस हाइफे को हमने नाम दिया था सिनोसाइटिक हाइफे। सिनोसाइटिक हाइफे। माइसीलियम कब कहते हैं? एक ऐसा हाइफे जो नेटवर्क बना लेता है। क्या बना लेता है? नेटवर्क बना लेता है। उसको हम क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? माइसीलियम। माइसीलियम किसे कहते हैं बेटा? नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। अगर हाइफे ब्रांचिंग कर ले और सब ब्रांचेस बना ले तो उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन जाता है। उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? हाइफे कहते हैं। तो देखो, हाइफे को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। किसके बेसिस पर? कि न्यूक्लियर डिवीजन के बाद उसमें सेप्टा की फॉर्मेशन होती है या नहीं होती है। तो दो कैटेगरी है, सिनोसाइटिक एंड सेप्टेट। सिनोसाइटिक तो हम कब कहते हैं? जब एक सेप्टा के अंदर एक न्यूक्लियाई था, लेकिन इस न्यूक्लियाई ने न्यूक्लियर डिवीजन कर लिया तो एक से दो बन गए, लेकिन इनके बीच में क्रॉस वॉल की फॉर्मेशन नहीं हुई। फिर दो से चार बन गए तो भी क्रॉस वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई। तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा? एक मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक कंडीशन आ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सिनोसाइटिक हाइफे कहते हैं। और अगर हर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेप्टा बन जाए, जैसे एक से दो न्यूक्लियाई बने तो तुरंत सेप्टा बन गया, इनसे दो से चार बने तो इनके बीच में तुरंत सेप्टा बन गया, तो ये जो कंडीशन कहलाती है जिसमें हाइफे की सेल हमेशा यूनिन्यूक्लिएटेड रहती है, इसको हम कहते हैं बेटा सेप्टेट हाइफे। अब इसमें सेप्टा के अंदर एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। सेप्टा के पास वो स्ट्रक्चर होती है वोरोनियन बॉडी। वोरोनियन बॉडी क्या होती है बेटा? एक्चुअल में दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, इंक्लूजन फाउंड इन क्लोज एसोसिएशन विद सेप्टल पोर। बिल्कुल आपको मैं डायग्राम दिखा रही हूँ। ये आपका सेप्टा है और सेप्टा के बीच में पोर होता है। क्या होता है? पोर, ताकि दो एडजेसेंट सेल के बीच में कम्युनिकेशन हो सके, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सके। तो इनके केस में क्या होती है बेटा? वोरोनियन बॉडी आपको दिखाई देंगी। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड इंक्लूजन है जो कि सेप्टल पोर के बिल्कुल पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये ध्यान रखना, वोरोनियन बॉडी आपको सिर्फ किन में दिखाई देंगी? फिलामेंटस, एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज फंगाई में। हमने चार क्लासेस हमने पढ़नी है फंगाई की, फाइकोमाइसिटीज, एस्को, बेसिडियो एंड ड्यूटेरो। तो एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर में ही मिलती है और वो भी उनके फिलामेंटस मेंबर्स में। फंक्शन क्या है? ये एक टाइप के स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम्स हैं दैट फंक्शन टू सील सेप्टल पोर। कब? इन रिस्पॉन्स टू सेलुलर डैमेज। मतलब इनका काम क्या होता है? दे सील सेप्टल पोर। ये सेप्टल पोर को सील कर देंगे। कब कर देंगे? इन रिस्पॉन्स टू सेलुलर डैमेज। अगर सेल में कहीं कोई डैमेज हो गया है तो एडजेसेंट सेल तक वो डैमेज ना जाए, इसलिए ये वोरोनियन बॉडीज क्या करती हैं? उस सेप्टल पोर को क्लोज कर देंगे बेटा, ठीक है। फंक्शन ऑफ सेप्टल पोर क्या होता है?
पोर की क्यों, पोर को क्लोज क्यों करती हैं, तो पोर क्यों चाहिए ये देखो। अब वोरोनियन बॉडी तो हमें पता चल गया कि जब सेलुलर डैमेज हो जाएगा तो पोर को क्लोज कर देंगे, लेकिन पोर क्यों चाहिए? एक तो किस लिए चाहिए, अलाउ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन एडजेसेंट सेल। इस सेल से इस सेल में कोई सब्सटेंस की मूवमेंट होनी है तो वो किसके थ्रू होगी, सेप्टल पोर के थ्रू। जैसे कि मोबिलाइजेशन ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल फ्रॉम ओल्डर टू यंगर पार्ट। हमेशा मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट कहाँ से कहाँ होता है, मोबिलाइजेशन मतलब माइग्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, मोबिलाइजेशन मूवमेंट कर जाता है न्यूट्रिएंट, रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है कहाँ से कहाँ मूवमेंट करेगा, ओल्डर टू यंगर पार्ट। क्यों करेगा ओल्डर टू यंगर, क्योंकि यंगर पार्ट ग्रोइंग पार्ट है, इसको रिजर्व फूड मटेरियल ज़्यादा चाहिए, इसको ज़्यादा ग्रोथ करनी है, ओल्डर को कम चाहिए, तो ओल्डर के पास जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो किधर माइग्रेट करना शुरू कर देता है, यंगर पार्ट की तरफ। और इसी तरीके से वेजिटेटिव हाइफे से किसकी तरफ माइग्रेट करना शुरू कर देगा, रिप्रोडक्टिव हाइफे की तरफ। जो हाइफे रिप्रोडक्टिव यूनिट का काम करता है, क्योंकि उसको आगे जाकर के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनानी है तो उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, रिजर्व फूड मटेरियल ज़्यादा चाहिए, तो वेजिटेटिव हाइफे के पास जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो किस तरफ माइग्रेट करना शुरू कर देता है, रिप्रोडक्टिव हाइफे की तरफ। ठीक है। अच्छा, एक और फंक्शन होता है इसका कि इस सेप्टल पोर की हेल्प से जो एडजेसेंट सेल होती हैं वो अपने साइटोप्लाज्म को मिक्सअप कर लेती है, मिंगल कर लेती है। ठीक है। अब हमने क्या कहा कि माइसीलियम कैसे बनता है, हाइफे से ब्रांचिंग और सब ब्रांचिंग से। तो एक्चुअल में तो क्या होता है, हाइफे मतलब इनकी प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन किससे होती है, स्पोर से। जैसे ही स्पोर जर्मिनेट होता है उससे एक मेन हाइफे निकल के आता है। क्या निकल के आता है, जैसे ही स्पोर जर्मिनेट हुआ उससे एक मेन हाइफे निकल के आया, फिर मेन हाइफे क्या करेगा, ब्रांचिंग करेगा, फिर इस ब्रांच में सब ब्रांचेज निकल जाएंगी। तो ऐसे करते करते यहाँ पर एक पूरा का पूरा नेटवर्क बन जाता है जिसको हम कहते हैं बेटा माइसीलियम। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, ईस्ट है, क्योंकि ईस्ट में माइसीलियम नहीं बनता है क्योंकि वो यूनिसेल्यूलर होता है। कैसा होता है, यूनिसेल्यूलर होता है। ठीक है। कई बार क्या होता है, ईस्ट की जो सेल्स होती हैं दे अडियर वन अबव द अदर, ऐसे अटैच हो जाती है टू फॉर्म ए शॉर्ट टेम्परेरी चेन, और उस शॉर्ट टेम्परेरी चेन को कहा जाता है सूडोमाइसीलियम। तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर था। ठीक है।